जीवन में पहली जो कविता लिखी उसका शीर्षक था मंजिल की प्यास। तो हम साइकिल से जा रहे थे 12 किलोमीटर। तो अचानक से मेरे दिमाग में आता गया लाइन और हम उसको एडॉप्ट करके कॉपी पे लिख दिए कि तू मुझे हरा दे इतना कमज़ोर थोड़ी हूँ, कायरों के भांति युद्ध छोड़कर भागूँ मैं मुँहचोड़ थोड़ी हूँ, कि तारों को भी तोड़कर जमी पे लाऊंगा, हे मंजिल तुम्हें पाकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगा। मेरी एक वीडियो थी माँ के ऊपर कि माँ बेटों के लिए न जाने क्या क्या कर जाती है, सुना हूँ माँ भगवान से भी लड़ जाती है, और हे गम मुझे तकलीफ़ ना दे दूर जाने को, मुझे ना देखे माँ तो डर जाती है। कि आसमां केतनो रोई धरती खातिर पर कबो पास ना होई, केहू केतनो जताई मोहब्बत मगर विश्वास ना होई, और नया नया बात तो बड़ा खुश लगता रहा, जहिया दिलवा टूटी तहिया बर्दाश्त ना होई। आपको कभी प्यार हुआ है किसी से? अरे बेशक हुआ है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झलको गोपालगंज में। इस वक्त हम गोपालगंज जिले में मौजूद है और हमारे साथ एक कलाकार है जो काफ़ी अच्छी शायरी बोलते हैं, काफ़ी अच्छी गज़ल बोलते हैं और काफ़ी अच्छी जो है कि कविताएं भी लिखते हैं। ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो इनको कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। आज इन्हीं का इंटरव्यू हम करने वाले हैं कि ये क्या सोच करके, क्या समझ करके इस फील्ड में आए हैं और जो है कि गोपालगंज ज़िले का जो नाम है इतना रोशन कैसे कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो भी कविताएं, गज़ल या फिर शायरी जो भी लिखते हैं वो खुद का लिखते हैं, किसी का कॉपी नहीं करते हैं, किसी का चोरी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगा करके लिखते हैं और गोपालगंज ज़िले का नाम जो है कि काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर के गए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा सर? हमारा नाम अभय शशि पड़ेगा। आप एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम गोपालगंज के पकड़ी श्याम गांव के रहने वाले हैं, जो कि फुलवरिया से कुछ ही दूरी पे स्थित है। अच्छा, मतलब लालू यादव जी के गांव के बगल? लालू यादव जी के गांव से 2 किलोमीटर पे है। अच्छा सर, ये बताइए सबसे पहले आप कि क्या सोच करके आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि इस लाइन में आप आ गए? एक बार मतलब जैसे कि हम पढ़ने जा रहे थे ना, तो हम साइकिल से जा रहे थे, तो हमने जीवन में पहली जो कविता लिखी उसका शीर्षक था मंजिल की प्यास। तो हम साइकिल से जा रहे थे 12 किलोमीटर। तो अचानक से मेरे दिमाग में आता गया लाइन और हम उसको एडॉप्ट करके कॉपी पे लिख दिए, जो कि कविता कुछ ऐसे थी कि हे मंजिल में आऊँगा तुमको पाऊँगा, पीऊँगा मन भर और अपनी प्यास मिटाऊँगा, बहुत अकड़ है ना मंजिल तुम में बात झूठी कर जाऊंगा, तोड़ूंगा चट्टानों के तरह और पीसूंगा पी जाऊंगा, हे मंजिल तुम्हें पाकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगा, कि तुमको पाने के खातिर मैंने अपनों को छोड़ दिया, सबका बलदल लेकर अपने आप में जोड़ लिया, कि क्या है तेरी औकात मैं तुमको बताऊंगा, हे मंजिल तुम्हें पाकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगा, कि लगी है जो आग उसे मिटने ना दूंगा, तू डालेगा पानी में बुझने ना दूंगा, बन के बारूद तेरी अकड़ जलाऊंगा, हे मंजिल तुम्हें पाकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगा, कि तू मुझे हरा दे इतना कमज़ोर थोड़ी हूँ, कायरों के भांति युद्ध छोड़कर भागूँ मैं मुँहचोड़ थोड़ी हूँ, कि तारों को भी तोड़कर जमी पे लाऊंगा, हे मंजिल तुम्हें पाकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगा। तो ये मेरे जीवन की सबसे पहली कविता थी। अच्छा, ये कितना दिन पहले आप लिखे थे? ये हम लिखे थे सन 2020 में। और ये इसी से अपना करियर हाँ, इसी से शुरुआत किए थे और हम इसको बोलने के लिए लखनऊ गए थे और वहाँ से ना बहुत मतलब बेहतरीन हमको लगा कि हाँ हम कुछ मतलब एक ही दिन में ये वीडियो मेरा इतना अच्छा चला कि मेरे अंदर जिज्ञासा कि हाँ हम लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, और आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है इस फील्ड में लोगों को आना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं तक ये जो है ना ये मतलब मिटते जा रहा है, कोई जल्द कुछ लिखना नहीं चाह रहा है। अच्छा आप बताइए, सिंगर हर गांव में आपको मिल जाएंगे, लेकिन राइटर हर गांव में नहीं मिलेंगे, शायरी करने वाली हर गांव में नहीं मिलेंगे, तो एक कहीं ना कहीं तक मिटते जा रहा है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो भी प्रतिभा अपने गोपालगंज में है वो आगे जाए, देश में जो छिपा हुआ है वो आगे जाए, ये मिटे नहीं, बरकरार रहे। अच्छा, ये बताइए कि आप इस लाइन में जब आए तो आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे पास तो वो था कि हमको जाना था लखनऊ और मेरे पास पैसा का दिक्कत था, और सबसे बड़ी बात ये चीज़ था ना कि हम वहाँ तक जाए कैसे। मतलब ये चीज़ था कि हम बोलेंगे मगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कुछ लिंक नहीं था कि हम कैसे जाएँ। फिर एक होता है ना कि कोई हेल्प करता है, तो ऐसे ही बोलेंगे एक लड़की ही थी जो कि बोली कि नहीं आप जाइए हम हेल्प करेंगे, तो वो भी थोड़ा बहुत मेरा हेल्प की और मुझे लगा कि हाँ मुझे हिम्मत मिला कि चलिए हम कुछ करेंगे। और फिर गए वहाँ पे बोलना स्टार्ट किए और अब तक हम मतलब जितना भी बोले हैं ना, माँ से ही शुरुआत करते हैं हम अपनी, कहीं भी बोले हैं माँ से ही शुरुआत करते हैं। मेरी एक वीडियो थी माँ के ऊपर कि माँ बेटों के लिए न जाने क्या क्या कर जाती है, सुना हूँ माँ भगवान से भी लड़ जाती है, माँ
माँ बेटों के लिए न जाने क्या क्या कर जाती है, सुना हूँ माँ भगवान से भी लड़ जाती है, और हे गम मुझे तकलीफ़ ना दे दूर जाने को, मुझे ना देखे माँ तो डर जाती है। क्या बात है, देखिए कितना मस्त ये शायरी बोल रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है सुन करके। आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करिए इस वीडियो को। एक चीज़ और बताइए कि अभी तक आपका ये जो जर्नी है, अभी तक इस जर्नी में कितनी कविताएं लिखे हैं और कितनी शायरियाँ बहुत लिखे कम हैं? से कम हम 50 कविताएं लिखे हैं अभी तक, जिसमें बेरोज़गारी भी है और माँ के ऊपर भी है और मोटिवेशनल भी है, जो कि मंजिल की प्यास के रूप में हमने लिखा था। और शायरी तो आदमी चलते हुए माहौल को देखते लिख लेता है। जैसे कि एक होता है ना कि हम ज़्यादा सैड शायरी ही लिखते हैं, तो वो सैड शायरी इसलिए लिख लेते हैं कि किसी से मेरा थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, तो उतना देर में मेरे अंदर इतना कड़वा लाइन आता है कि उसको लिखते हैं और वो बहुत ही दर्द भरी शायरी हो जाती है। और जब उससे खुश होते हैं तो उसी के ऊपर थोड़ा सा हट के लिख देते हैं तो एकदम लव वाला हो जाता है। अक्सर क्या होता है ना कि जो दर्द भरा शायरी लिखते हैं लोग, सैड शायरी, तो लोगों को लगता है कि इसका ज़रूर दिल टूटा होगा, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तक जब आप उसको महसूस नहीं कीजिएगा तब तक आपकी अंतरात्मा सोची जाएगी नहीं, तो उसे महसूस करना पड़ता है कि हाँ इसके साथ ऐसे बीता होगा। जैसे कि मेरी शायरी थी कि तुमको खुश देखने के खातिर तुमको छोड़ दिया, जिसमें तुम्हारा नंबर था वो सिम तोड़ दिया। कि तुमको खुश देखने के खातिर तुमको छोड़ दिया, जिसमें तुम्हारा नंबर था वो सिम तोड़ दिया, और याद तुम्हारी मुझे जीने नहीं देती, यही सोच कर के हमने वो शहर छोड़ दिया। क्या बात है सर, क्या बात है। एक मेरी भोजपुरी शायरी वायरल हुई, बहुत अच्छा चली हो जी। जो शायरी थी कि अभी देखिए बरसात का मौसम है, तो उस सोचिए कि हम उसको कैसे लिखे हैं। वो शायरी थी कि आसमां केतनो रोई धरती खातिर पर कबो पास ना हुई, अच्छा। केहू केतनो जताई मुहब्बत मगर विश्वास ना हुई। कि आसमां केतनो रोई धरती खातिर पर कबो पास ना हुई, केहू केतनो जताई मुहब्बत मगर विश्वास ना हुई, और नया नया बात बड़ा खुश लगत रहा, जहिया दिलवा टूटी तहिया बर्दाश्त ना हुई। क्या बात है, गजब शायरी लिखे आप, सुन करके मज़ा आ जा रहा है। तो एक होता है ना कि जैसे कि सच बात है, हम लोग नए नए कहीं पे जुड़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मगर वही चीज़ जब कुछ दिन बाद हो जाता है तो पुराना हो जाता है, उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये बताइए, एक पर्सनली चीज़ पूछ रहा, आपको कभी प्यार हुआ है किसी से? अरे बेशक हुआ है। टूट भी गया दिल आपका? हाँ, टूटा भी फिर जुट भी गया। फिर उसी के साथ कि किसी और? उसी के साथ। अच्छा, तो वो टूटने के बीच फिर में टूट गया। फिर टूट गया, फिर टूट टूटा झूठा फिर टूटा। हाँ। तो ये टूटने के समय आपने कोई शायरी लिखा था? हाँ, लिखे थे हम कि जाते जाते ओ मेरी हाथों से किस्मत की लकीरें काट गई, जाते जाते ओ मेरी हाथों से किस्मत की लकीरें काट गई, दर्द लिखने को जब मैं बैठा तो कलम कांपने लगी, कागज़ फाट गई। क्या बात है, तो क्या बात है। उनके जाने के बाद ही लिखा था। और फिर मैंने लिखा कि एक होता है ना कि जब दिल टूटता है तो घर वाले माहौल बना देते हैं, खुश रखते हैं, तो मैंने लिखा कि मेरे भाइयों ने मुझे जीना सिखा दिया, तेरे याद से निकलने का मेडिसिन खिला दिया। मेरे भाइयों ने मुझे जीना सिखा दिया, तेरे याद से निकलने का मेडिसिन खिला दिया, और जा रहा था मैं मरने तेरे प्यार के चक्कर में, तभी मेरे यारों ने माँ का तस्वीर दिखा दिया। और माँ का तस्वीर आदमी देखेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ करेगा ही नहीं। सही बात है। काफ़ी देखिए दुनिया में क्या होता है ना कि लड़कियों के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार भी तो है ना, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, सबके बारे में सोचना चाहिए। 4 दिन की लड़की आती है और उस लड़के को लगता है कि यही ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है। आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो ज़रूर सीखिए उनसे। क्या कहेंगे अगर जिसको प्यार मोहब्बत है उसको लगता है कि नहीं यही दुनिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए एक हम आपको एक शायरी सुना रहे हैं ना, उसको आप फील कीजिए, उससे आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी से परेशान होकर मर जाने को मन करता है कब्र तुझमें सो जाने को मन करता है। कि ज़िंदगी से परेशान होकर मर जाने को मन करता है कब्र तुझमें सो जाने को मन करता है, और घर के हालात मुझसे देखे नहीं जाते, फिर देखता हूँ हालात और कमाने को मन करता है कब्र तुझमें सो जाने को मन करता है। तो जिसके ऊपर घर की जिम्मेवारियाँ होगी ना, वो कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। तब सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, ये जब आप शायरी कविताएं जब बैठ के लिखते हैं तो उस समय बहुत सारा परेशानी होता होगा? बहुत ज़्यादा। आदमी को ये लगता है ना कि हम ये लिख रहे हैं, सामने वाले को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, और हम अपने जीवन पे हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग अपने जीवन पे लिखते हैं मगर ये सोचते हैं ना कि ये सामने वाले के जीवन से भी जुड़े, उनको वो सुने ना तो लगे कि ये मेरे ऊपर ही लिखा हुआ है,
और शायद यही होता है, तो लोग देखते हैं, सुनते हैं, प्यार देते हैं। तो हम लोग 4 लाइन में ही दूसरों की फीलिंग को भी शामिल कर लेते। बेरोजगारी वगैरह पे भी कुछ लिखे हैं? हाँ, बेरोजगारी पे भी हमने लिखा था। जैसे कि आजकल लड़के पढ़ के ना बेकार बैठ जाते हैं, तो वही हमने लिखा था कि करके BA MA पास बेचते हैं फुटपाथ पे चाट, करके BA MA पास बेचते हैं फुटपाथ पे चाट। हम छात्रों के दर्द को केवल हम छात्र ही समझ पाते हैं। हम एक नौकरी के पीछे अपनों से दूर हो जाते हैं कि होली दिवाली सब हम दूर होकर ही तो मनाते हैं, कि होली दिवाली सब हम दूर होकर ही तो मनाते हैं। अरे डिग्री तो हम पा लेते हैं मगर नौकरी कहाँ हम पाते हैं। हम छात्रों के दर्द को केवल हम छात्र ही समझ पाते हैं कि कभी हालात ऐसी है आती हम कलम नहीं ले पाते हैं, कि कभी हालात ऐसी है आती हम कलम नहीं ले पाते हैं। कभी रात ऐसी है होती हम खाली पेट सो जाते हैं। हम छात्रों के दर्द को केवल हम छात्र ही समझ पाते हैं कि उनके सपनों को हम क्या करें जो आस लगाए बैठे हैं। मतलब माता पिता आस लगाए बैठे हैं हम लोगों से कि आज नहीं तो कल मेरा बेटे जो है वो पालेगा नौकरी। तो उस पर है कि उनके सपनों को हम क्या करें जो आस लगाए बैठे हैं। इस बार मिलेगी नौकरी हम ये विश्वास जताए बैठे हैं। अरे हम छात्रों के दर्द को केवल हम छात्र ही समझ पाते हैं। हम एक नौकरी के पीछे अपनों से दूर हो जाते हैं। सर ये बताइए, आजकल के साहित्य के क्षेत्र में लोग कैरियर बनाना नहीं चाहते हैं, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? जैसे कि देखा जाए तो उन लोगों को लगता है कौन बैठ करके इतना दिमाग लगाएगा, ये सब लोग सोचते हैं। देखिए कहीं ना कहीं तक यही है ना कि आज देखिए आप जा कर के किसी स्कूल में आप जाइए और लड़के से बोलिए शब्दार्थ लिखने के लिए, आप खुद कोई वर्ड बोलिए हिंदी का और वो शुद्ध लिख दे। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो कॉपी पे उसको शुद्ध लिख पाएंगे। इसका मेन वजह ये चीज़ है कि मुंशी प्रेमचंद्र, बहुत ऐसे कवि हुए, उनकी किताबें लोग पढ़ना छोड़ दिए। हम लोग जब 7 क्लास में पढ़ते थे ना, तो हम लोग हर कवि का नाम और हर एक चैप्टर याद करके रखते थे, यहाँ तक कि स्टोरी भी याद कर लेते थे। तो वहाँ से हम लोग पढ़े हैं तो लिखने की जिज्ञासा अंदर आई है। अब जो पढ़ेगा ही नहीं तो वो क्या लिखेगा? वो तो इंग्लिश ज़्यादा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों की पहचान हम लोग की हिंदी से है, भोजपुरी से है, तो हम लोग को उससे जुड़ना पड़ेगा। अंत में जाते जाते व्यूअर को क्या कहेंगे? अरे हम यही बोलेंगे कि ये झलको गोपालगंज चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मुझे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं गोपालगंज को और आगे लेके जा सकूं, अपने बिहार को ले जा सकूं। ऐसा भी वक्त है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाऊं और पूरे भारत का नाम रोशन करूं। तो दबा करके इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि तमाम तरह के लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग मिल करके इनको सपोर्ट कीजिए। और आने वाले समय में इनका जब बुक पब्लिश होगा उस समय भी एक इंटरव्यू करेंगे और उस समय उनके जो बुक का नाम होगा वो आप सबके बीच लेकर आएंगे। धन्यवाद।